नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 68 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा खेल किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक झटके में जमानत दे दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोलते रहे, लेकिन साहब कैसे पूरा खेल हुआ है। और कपिल सिब्बल जब भी कोई पैसों का बड़ा मामला आता है तो उसके वकील कपिल सिब्बल होते हैं। आपको ज्ञात होगा, एक दो केस नहीं, हालिया में 1,000 करोड़ रुपए का तमिलनाडु का जो है टैक्स में वहां के सरकारी जो शराब घोटाला था उसके वकील कपिल सिब्बल। जितने भी पैसों का बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है उसके वकील कपिल सिब्बल। और यहां पर एक मामला पत्रकार का था और पत्रकार के उगाही का मामला था कि वो खबरों के लिए उगाही लेता था, लेकिन उसके वकील कपिल सिब्बल निकले। और कपिल सिब्बल, सोचिए, कपिल सिब्बल ने अदालत में जो चीजें रखी उसमें कहा कि वो तो पत्रकार है। अब सोचिए, पत्रकार के पास, एक अदला पत्रकार के पास कपिल सिब्बल की एक सुनवाई की जिरह की 10 से 12 या 15 या 20 लाख रुपए होती है। आखिरकार ये पैसा एक अदला पत्रकार कहां से दे रहा है और कपिल सिब्बल को कैसे अफोर्ड कर रहा है, वो हम आपको दिखाएंगे। आखिरकार क्या है पूरा प्रकरण, जहां कपिल सिब्बल जब भी पैसों का प्रकरण आता है वहां पर सबसे पहले पहुंचते हैं। और इससे पहले भी पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी बता चुके हैं कि इन सब में फोरम शॉपिंग तक होती है। फोरम शॉपिंग आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आगे वीडियो में बताएंगे। बढ़ते हैं खबर की तरफ। क्या है पूरी की पूरी खबर। असल में मामला था, आपने सुना होगा, इसमें मामला था एक महेश लांगा नामक एक व्यक्ति था जो पत्रकार था। उस पर आरोप था कि 2024 में जीएसटी को लेकर के धोखाधड़ी का मामला एक दर्ज था। जीएसटी के मामले में गिरफ्तार किया गया था उसको, लेकिन उसके बाद ईडी ने उसको मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया। और 20 फरवरी 2025 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इसको गिरफ्तार किया। अब इसकी सुनवाई चल रही थी। इसके सुनवाई में आपको बता दें, जो वो थे, वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ईडी की तरफ से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से वो कर रहे थे, और दूसरे तरफ पक्ष पे थे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल में पूरा मामला आपको बता दें, पत्रकार महेश लांगा जो हैं, वो जो मैंने पूरा अभी का बताया कि आखिरकार उन्होंने दो केस थे, एक उनके ऊपर था जीएसटी को लेकर के, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के। अब इसमें सबसे अहम जो बात कही गई, जिसमें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा कि हम एक अतिरिक्त काउंटर यहां पर दाखिल करने की बात जब सॉलिसिटर जनरल ने कही तो वे कहते हैं कि 68 करोड़ की धोखाधड़ी की मामला यहां सॉलिसिटर जनरल बता रहे हैं, लेकिन यहां 68 लाख का भी यहां पर घोटाला नहीं, मतलब जो है वो धोखाधड़ी नहीं है। और पूरे मामले में सॉलिसिटर जनरल ने कहा वहां पर तुषार मेहता ने कि इनके खिलाफ 9 गवाह हैं, लेकिन कपिल सिब्बल की दलीलें इतनी स्ट्रांग होती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई में 3 जजों की बेंच इसको सुनवाई कर रही थी, और 3 जजों की बेंच ने इस पर फैसला सुना दिया, यानी कि जमानत, इनको एक झटके में जमानत दे दी। अब इसमें हम जजों पर सवाल नहीं खड़े कर रहे, क्योंकि जिस प्रकार से जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत आए हैं, उन्होंने एक के बाद एक फैसले ऐसे लिए हैं जहां पर कतई भी किसी प्रकार का शक या गुंजाइश नहीं की जा सकती है कि पिछले चीफ जस्टिस जिस तरह से करते थे वो शायद उस प्रकार से करेंगे। इसलिए उन पर तो विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन इन सबके बीच में आखिरकार जो हमारे देश में, आपने एक फिल्म अगर देखी होगी तो नहीं, अगर नहीं देखी है, जॉली एलएलबी, जहां पर एक जज, उस फिल्म में जज फैसले सुनाने के दौरान एक बहुत बड़ी टिप्पणी करते हैं। उस फिल्म का है, लेकिन असल लाइफ में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जज कहते हैं कि जब मैं इस कुर्सी पर बैठा होता हूं तो मुझे पहले दिन से ही पता होता है, जब केस कोई चल रहा होता है, मुझे पहले दिन से आभास होता और पता होता है कि ये आरोपी है, और ये जो है ये उसमें इसके ऊपर, बेचारे के ऊपर जो है
वो कहीं ना कहीं फर्जी फंसाया गया है। यानी कौन इसमें दोषी है उनको पहले दिन से पता होता है, लेकिन वो इंतजार करते हैं सबूतों का, साक्ष्यों का। अब जब सबूत साक्ष्य नहीं आते हैं तो जज साहब को कानून के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि अपनी वहां पर व्यथा या अपना दिमाग विवेक लगा करके फैसला नहीं ले सकते हैं, और हर मामले में अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये उस वक्त उस फिल्म का डायलॉग, मतलब ये था डायलॉग क्या, एक बड़ी बड़ी टिप्पणी थी उस फिल्म में। वाकई में हमारे देश के कोर्ट में भी इसी प्रकार से होता है, जहां वकील केस को कैसे तोड़ मरोड़ कर, सबूतों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। जहां पर 68 करोड़ के घोटाले को कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि 68 लाख का भी घोटाला नहीं है। लेकिन साहब बता दूं, कपिल सिब्बल ये पूरा मामला करते करते आखिरकार उस पत्रकार को उन्होंने जमानत दिलवा दी। अब मैं इसलिए प्रकरण को, आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार एक जमानत का मामला ही है, आप क्यों इसको तूल पकड़ा रहे हो। लेकिन तूल पकड़ाना अहम मुद्दा यह है कि आखिरकार कपिल सिब्बल के पास ही ऐसे मोटे केस कैसे आते हैं, जहां पर मैंने आपको बताया कि 1000 करोड़ रुपए का टैक्समैक का केस, जो तमिलनाडु की जो सरकार है उसके द्वारा जो चलाया जा रहा है, शराब को आवंटन होता है, वो मतलब सरकारी कंपनी करती है, जिसमें ईडी जांच कर रही थी 1000 करोड़ रुपए का, उसमें घोटाला था, जिस घोटाले में 100 200 करोड़ रुपए डायरेक्ट अधिकारियों के अकाउंट में गए। फर्जी ओवर बिलिंग की गई, मतलब ओवर बिलिंग करके उसका पैसा वो पास कराया गया। बहुत सारे ऐसी अनियमितताएं थी, जहां ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसकी जांच कर रही थी। लेकिन उस जांच में जब आखिर में क्या होता है कि उस जांच में एंट्री हो जाती कपिल सिब्बल की, क्योंकि तमिलनाडु सरकार कपिल सिब्बल को अपना वकील बनाती है। वह कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो सबूत और साक्ष्य रखते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारे जो संविधान के मूल ढांचे पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचाना हुआ, क्योंकि ईडी राज्यों के मामले में दखल नहीं दे सकती है। ऐसे में ईडी के पास सारे साक्ष्य सबूत होने के बावजूद भी 1000 करोड़ रुपए का, जी हां 1000 करोड़ रुपए का सरकारी धन लुटाने का मामला एक तरह से था। उस सरकारी धन लुटाने के मामले में कपिल सिब्बल, ईडी से साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से आदेश होता है कि ईडी इस पूरे मामले पर अपनी जांच को रोक दे और आगे का जांच राज्य सरकार देने की स्टे लगा दिया ईडी की जांच पर। और सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु सरकार को यह समय ही चाहिए था, क्योंकि उनको जो फर्जी बिल्स थे, जो चीजें थी, उसका सेटलमेंट करने के लिए वक्त चाहिए था, और कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए वो वक्त दिलवा दिया। आखिरकार जब ईडी ने पाया कि भाई 100 200 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल जो पाई, डायरेक्ट अधिकारियों के अकाउंट में, उनके रिश्तेदारों के अकाउंट में पैसे गए, ओवर बिलिंग कराई गई, तो ये सारे के सारे प्रकरण साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि आखिरकार बड़े पैसों में कपिल सिब्बल क्यों इन्वॉल्व होते हैं, या बड़े पैसे वाले केस कपिल सिब्बल के पास क्यों आते हैं। क्योंकि इनके एक दिन की फीस 15 से 20 लाख रुपए के आसपास है, और ऐसे में शायद कुछ भ्रष्टाचारियों को ऐसा लगता है कि कपिल सिब्बल उनको बचा लेंगे। हालांकि कपिल सिब्बल बचाते भी हैं, 15-20 लाख रुपए ऐसे एक केस के जरूर यूं ही थोड़े लेते हैं। और आम आदमी क्या उनके इस पैसे, किस तरह के केसेस क्या आम आदमी ले पाएगा। बहरहाल बहुत सारे लोग ये कहते हैं कमेंट बॉक्स में, कपिल सिब्बल कई केसेस फ्री में लड़ते हैं। साहब फ्री में लड़ने वाले साहब तो नहीं लगते। और आपको पता है, जहां 15 से 20 लाख रुपए कहा जा रहा है कि आप चेक से लेते हैं, तो हिंदुस्तान में ब्लैक मनी का भी बहुत खेल है। उसमें भी मैं कहना नहीं चाहूंगा, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना, मैं सिब्बल के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहां चेक से तो पता चला 20 लाख दिखाया जाएगा, और पता चला कैश उनके घर पे 20 करोड़ पहुंच गया। ऐसा भी हो सकता है। क्षमा कीजिए, मैं कपिल सिब्बल के में लगा रहा हूं, मैं एक नॉर्मल बात कह रहा हूं। अब इस पूरे प्रकरण पर जहां एक पत्रकार, अदला सा पत्रकार, जो 15 से 20 लाख रुपए फीस लेकर आ रहा है, दे रहा है सिब्बल साहब को, और सिब्बल साहब ने उसको जमानत दिलवा दी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में न्यायपालिका में जो वकील बैठे हुए हैं वो कैसे केस को पलटवा देते हैं, और बड़े बड़े रसूखदार लोग जो हैं वो ऐसे वकीलों को करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, देश की किसी भी कोर्ट को कैसे सबूतों
के साथ क्या छेड़छाड़ करके, क्या सबूतों को इधर उधर कल्ट के अदला बंदी करके बड़ा खेल किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।